अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल को 5 दिन गुजर गए हैं, मगर अब तक नई हुकूमत का ऐलान नहीं हुआ। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर हैं। मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। काबुल में इंतकाल इक़्तिदार और हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान रहनुमा कंधार से काबुल पहुंचना शुरू हो गए हैं, मगर यह खबर भी सामने आई है कि तालिबान का 31 अगस्त यानी अमरीकी इनक़लाब मुकम्मल होने तक हुकूमत के क़याम का फैसला या ऐलान करने का इरादा नहीं है। तालिबान के रहनुमा नसर हक्कानी ने बताया है कि अमरीकी इनखिला तक कुछ ना करने का अमरीका से मुआहदा हुआ है, जबकि कल अफगानिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर ही तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी का कहना था कि ये इम्कानात मौजूद हैं कि अफगानिस्तान की सरबराही अब एक काउंसिल करेगी और ये काउंसिल तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह के मातहत होगी। हमारे वज़रा होंगे जिन्हें काउंसिल का सरबराह तैनात करेगा। मुल्ला हैबतुल्लाह हमारे सियासी और मजहबी लीडर हैं। उनका किरदार सदर का नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मजबूत है। सदर या डिप्टी के लिए एक अलग फर्द को नामजद किया जा सकता है, यानी इंतजामी ढांचा अब तक तय नहीं हुआ है, मगर ये बात तय है तालिबान के दावे के मुताबिक कि अफगान हुकूमत का सियासी चेहरा जो कोई भी हो, मगर ताकत का सरचश्मा मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे। मगर मुल्ला हैबतुल्लाह की शख्सियत और उनकी मौजूदगी अब तक खुफिया है। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त अफगानिस्तान से जुड़े तमाम ममालिक अपनी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर जहां एक तरफ अफगान तालिबान के अहम रहनुमा सियासी मुलाकातों में मसरूफ हैं, तो वहीं पाकिस्तान भी इस पूरे मामले पर मुतहर्रिक है। कल ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई और सीनियर रहनुमा अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जिसके बाद पाकिस्तानी सफीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं से अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम की कोशिशों से मुताल्लिक मज़बूत बातचीत हुई है। अहम बात यह है कि 2 दिन पहले ही हामिद करजई और अब्दुल्ला से तालिबान के वक्त की मुलाकात हुई थी। क्या तफसीलात हैं? अफगान सियासी रहनुमा और तालिबान के दरमियान नई हुकूमत के हवाले से क्या कोई रोड मैप तैयार हुआ है? जो तालिबान के मुखालिफिन हैं उनके लिए नई हुकूमत में कितनी गुंजाइश मौजूद होगी और क्या हामिद करजई को आने वाली हुकूमत में कोई किरदार मिल सकता है? इस हवाले से बराह रास्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद की राय आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बयान दिया है। आर्मी चीफ के मुताबिक अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें पुरअमन खित्ते के क़याम के लिए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बेअमनी की भारी कीमत अदा की है। हमने दहशतगर्दी पर काबू पाकर वतन की सरहदों का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान कौमी और इलाकाई अमन और तरक्की का ख्वाहां है। आलमी बिरादरी पर मुसलसल वाज़ेह किया है कि वह अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से 30 लाख से ज़्यादा अफगानियों को पनाह दी। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट है। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि तवक्को है कि तालिबान खवातीन और इंसानी हुकूक के लिए आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। तवक्को रखते हैं कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन अमल में अपना किरदार अदा करेगा। तवक्को की कि तालिबान आलमी बिरादरी से किए गए वादों की पासदारी करेंगे। अहम बात यह है कि तालिबान कई वादे और दावे कर चुके हैं, जिसमें से एक दावा यह है कि मुखालिफिन को निशाना नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया, मगर अफगानिस्तान से इस वक्त मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। खबर रसा इदारे टोलो न्यूज़ के मुताबिक साबिक हुकूमती एहलकारों के रिश्तेदारों का दावा है कि जब से तालिबान आए हैं तब से उनके रिश्तेदार लापता हैं या तालिबान की तहवील में हैं। लग़मान सूबे के साबिक गवर्नर और साबिक पुलिस चीफ ने गुज़िश्ता दिनों तालिबान के सामने सरेंडर किया था। दोनों साबिक ओहदेदारों के अहले खाना का कहना है कि तालिबान ने ऐलान किया था कि सबको छोड़ दिया जाएगा, मगर उनके रिश्तेदार अब भी तालिबान की तहवील में हैं। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तालिबान ने उन लोगों का सुराग लगाना शुरू कर दिया है जिन्होंने नेटो या साबिक हुकूमत के लिए काम किया है। BBC में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने नेटो या साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले टारगेट्स को ढूंढने के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है और उनके ख़ानदान के लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। खबर के मुताबिक एक इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा को इंटेलिजेंस फराहम करता है, उसने अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए अपने खुफिया दस्तावेज़ात में दावा किया है कि तालिबान उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो साबिक हुकूमत या गैर मुल्की अफवाज के साथ काम कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा को जिस इदारे ने रिपोर्ट किया उसके सरबराह ने BBC को बताया है कि अफगानिस्तान में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें इस वक्त टारगेट किया जा रहा है और तालिबान टारगेट लिस्ट में मौजूद लोगों के लिए उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करेंगे, तफ्तीश करेंगे और सजाएं देंगे। ग्रुप के सरबराह ने खबरदार किया कि तालिबान की ब्लैक लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं उनको संगीन खतरात लाहक हैं और हो सकता है कि इस हवाले से बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत की जाए। सिर्फ यही नहीं, जर्मन खबर रसा इदारे DW के सहाफ़ी का सुराग लगाने वाले तालिबान जंगजुओं ने उस सहाफ़ी के ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल कर दिया। DW के मुताबिक तालिबान हमारे इदारे से जुड़े सहाफ़ी का सुराग लगाने के लिए घर घर तलाशी ले रहे थे जो इस वक्त जर्मनी में काम करते हैं और उनके रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कौमी परचम को लेकर भी तनाज़ात सामने आ रहे हैं। अफगान तालिबान के सफ़ेद झंडे इस वक्त मुल्क भर में लहरा रहे हैं और कई जगहों से अफगानिस्तान का कौमी परचम भी उतारा गया, जिसके नतीजे में
बड़े पैमाने पर गम गुस्से का इजहार भी किया गया है। काबुल में तालिबान के खिलाफ मुजाहरे में अफगानिस्तान का कौमी परचम लहराया गया, जबकि गुज़िश्ता दिनों जलालाबाद में अफगान तालिबान का परचम उतार कर अफगानिस्तान का कौमी परचम लहराया गया और इस वाक़े में झड़प भी हुई, 2 लोग मारे भी गए और ख़बरें ये भी हैं कि मुजाहरे में हलाकतें भी सामने आई हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में एक गैर-यकीनी की सूरत हाल है और अमरीका इस वक्त तनकीद की जद में है। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक के सिफारतकार निजी इजलासों में इस पूरी पेशरफ्त पर अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, बरतानवी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। अमरीका के एकतरफा फैसले पर तनकीद हो रही है। CNN में शाया होने वाली आर्टिकल के मुताबिक काबुल के अचानक कब्जे ने लंदन से लेकर पेरिस तक, ब्रसल्स से लेकर बर्लिन तक यूरोप की महदूद सिफारतकारी और फौजी सलाहियत को अयां कर दिया है और यूरोप के सिफारतकार और हुक्काम निजी सतह पर इस दुख का इजहार कर रहे हैं कि हम आज एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां जब अमेरिका कह दे कि खत्म हो गया, फौजें वापस बुलानी है, तो मतलब खत्म हो गया। आर्टिकल के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के अहलकार CNN को कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रंप और बाइडेन दोनों को कायल करने की कोशिश की कि वो इनखला को सुस्त करें, मगर वो इसमें नाकाम हुए हैं। यूरोपीय ममालिक के हुक्काम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका के एकतरफा फैसलों से अमेरिका को तो नुकसान नहीं उठाना पड़ता, मगर के यूरोपीय ममालिक मुश्किल में आ जाते हैं, चाहे वो मुहाजिरीन के मसले हों या मुल्क में शिद्दत पसंदी और इस्लामोफोबिया की लहर हो। क्योंकि माजी में भी जब शाम से कई मुहाजिरीन यूरोपीय ममालिक गए, वहाँ आबाद हुए, तो मुल्क की सियासी बहस और इंतखाबी नारे भी उसी गिर्द घूमने लगे। एंटी इमिग्रेशन के नारों पर सियासत होने लगी, दाएं बाजू की सियासी जमातों ने इसे बड़ा मसला बना दिया और वोट भी लिए। सिर्फ यूरोपीय ममालिक दबे लफ्जों में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अमेरिका पर आज नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस भी अमेरिकी मीडिया को खबरें लीक कर रही है कि बाइडेन इंतजामिया को तालिबान के कब्जे से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद वक्त पर फैसला साजी नहीं की गई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली खबर के मुताबिक गुज़िश्ता महीने स्टेट डिपार्टमेंट के खुफिया मरासले में अमेरिका की आला एजेंसी के हुक्काम को खबरदार किया था कि जैसे ही अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी तो काबुल पर मुमकिन तौर पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर लेंगे। खबर के मुताबिक ये खुफिया मरासला अब तक का वाज़ेह तरीन सबूत है कि अमेरिकी इंतजामिया को तालिबान की पेशकदमी से आगाह कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इसको रोक नहीं पाएंगे। साथ ही मुरासले में स्टेट डिपार्टमेंट से मुतालबा किया गया था कि वो तालिबान के मजालिम के खिलाफ ज्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करें, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 12 अमरीकी सिफारतकारों ने अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा को इस हवाले से खबरदार कर दिया था। यानी 8 जुलाई को सदर बाइडेन कह रहे थे कि अफगान हुकूमत नाकाम नहीं होगी, जबकि 13 जुलाई को अमरीकी सिफारतकार अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बता रहे थे कि अफगान हुकूमत नाकाम हो जाएगी। इस हवाले से बाइडेन इंतजामिया को शदीद दबाव का सामना है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दी जाने वाली वार्निंग्स के बावजूद ये सवाल उठ रहा है कि क्यों बाइडेन इंतजामिया और अफगानिस्तान में मौजूद मिलिट्री प्लानर्स काबुल में तालिबान के फाइनल हमले के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और अमरीकी एहलकारों के फौरी हतमी इनखला की भी कोई तैयारी नहीं की गई थी। अखबार के मुताबिक जुलाई ही में जब दर्जनों अफगान जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया था और बड़े बड़े शहरों के दाखिली रास्तों पर तालिबान काबिज हो गए थे, उस वक्त एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने काबुल के लिए पैदा होने वाले खतरात की निशानदही कर दी थी और बता दिया था कि अफगान हुकूमत की काबुल पर तालिबान के हमले की सूरत में कोई तैयारी नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात की भी पेशगोई कर दी थी कि अगर तालिबान ने इस तरह शहरों पर कब्जा जारी रखा तो एक के बाद एक शहर पर कब्जों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और खतरा है कि अफगान फौज टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अखबार के मुताबिक कांग्रेस को पेश किए गए एक तज़किये में बताया गया था कि तालिबान ने 90 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के तजर्बे से काफ़ी सबक सीखा है। इस दफ़ा वो शहरों के दाखिली रास्तों पर पहले कब्जा करेंगे, फिर सूबाई दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ेंगे और काबुल में दाखिले से पहले अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों को फतह करेंगे। और ये तमाम बातें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ये तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, मगर अखबार के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि अमेरिका सारे बड़े और अहम फैसले जुलाई में इन रिपोर्ट्स के आने से पहले ही कर चुका था और उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह रिपोर्ट दी थी कि अफगान हुकूमत 2 साल तक तालिबान का मुकाबला करेगी और कायम रहेगी, जिससे एक मुनज़्ज़म अमरीकी इनखला की राह हमवार होगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि जुलाई में भी जब अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत बिगड़ रही थी, तब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने तालिबान के मुमकिन कब्जे के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की थी। तालिबान की काबुल की फतह से पहले तक भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का यह कहना था कि तालिबान काबुल पर कब्जा अभी नागुज़ीर नहीं है। यानी इंटेलिजेंस ज़राए अमरीकी मीडिया को बता रहे हैं कि हमने जुलाई में बता दिया था कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने वाला है और बाइडेन इंतजामिया के एहलकार उसी अमरीकी मीडिया को बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस इतलात तो काबुल पर कब्जे से एक हफ्ता पहले भी ये नहीं कह रही थी कि कब्जा नागुज़ीर हो गया है। यानी इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई, अदम इस्तेहकाम हुआ,
तो अमेरिका इसकी जिम्मेदारी ले न ले, मगर आलमी स्टेज पर उसे इसकी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। आज काबुल और कंधार में क्या सूरत हाल है, क्या माहौल था, इस हवाले से हमने जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद और नूर जमान से बात की है। उनसे बात करते हैं, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सफ़ीर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। पहले नूर जमा, आप कंधार की सूरत हाल नूर जमा ने क्या बताई है वो ज़रा हम अपने नाज़रीन को दिखा दें। जी शाहजेब साहब, बिल्कुल मैं कंधार में मौजूद हूँ, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते कंधार पर तालिबान के कब्ज़े के बाद आज पहली मरतबा और पहला जुमा है, चूँकि कंधार में बहुत सारे लोग निकल आए हैं। इस वक्त में कंधार के एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है इनो मैना। आम मामूल में लोग यहाँ पर हर जुमा आते थे, यहाँ पर खेल कूद के लिए मुख्तलिफ जो सैर तफरी के मकाम थे यहाँ आते थे। यहाँ पर स्विमिंग पूल्स थे और खाने पीने के होटल्स थे और बहुत सारी तफरीगाहें थी जो कि एक बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल है। और दोपहर के बाद जुमा नमाज़ पढ़ने के बाद बाज़ार खुलना शुरू हुए। आम बाज़ार में भी हम लोगों से मिले और लोगों के तासुरात मालूम करने की कोशिश की है, जो कि मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें मिला। लेकिन इस वक्त जब इनो मैना हम पहुँचे तो हज़ारों की तादाद में हमने लोगों को देखा है। तालिबान भी बड़ी तादाद में इनके जो एहलकार है वो जगह जगह तैनात रहे। हाँ, जगह जगह वो सिक्योरिटी के जो चेक पॉइंट थे वो भी बनाए रखे थे, चेकिंग भी कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह पहले यहाँ पर सख्त चेकिंग हुआ करता था उस तरह की चेकिंग हमने नहीं देखा है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तालिबान भी मौजूद है, आम जो कंधार के शहरी है वो भी मौजूद है। और ये इनो मैना है, हमने देखा है कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियों पे लोग निकले हैं, मामूल के मुताबिक निकले हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो खौफ की फिज़ा होगा, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, अपने घरों पे रहेंगे। लेकिन आज हमने देखा है तालिबान के रहनुमाओं से भी हम मिले हैं, ख़ासकर जो अहम कतरी क़ियादत है मुला नूरुद्दीन तुराबी के साथ हम आज मिले, उनके साथ काफ़ी गपशप किया। आज वो कतर चले गए, कंधार में जो कतरी क़ियादत यहाँ पर मौजूद था उनसे हम मिले, उनसे बातचीत भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि काबुल में जो मुख्तलिफ सियासी की जमातों के साथ बातचीत चल रहे, इसलिए वो बज़रिया सड़क यहाँ से काबुल के लिए रवाना हुए। काबुल में क्या सूरत हाल है, क्या लोगों में खौफ कम हुआ, क्या ख़वातीन इस वक्त मार्केट्स में नज़र आ रही हैं, दफातर लोग जाना शुरू हुए हैं, ख़वातीन जाना शुरू हुई हैं क्या सड़कों पर, या अभी भी तालिबान की वजह से खौफ है? जी, इस वक्त हम चाराए शहीद जो कि शहीद चौक यहाँ पर कहलाता है उस पर खड़े हैं काबुल शहर में। ये जो रास्ता है कैमरामैन शायद दिखा सकते हैं, ये सदारती महल की तरफ जाता है। यहाँ पर तालिबान ने सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो संभाली हुई हैं। जहाँ पर सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी तालिबान मौजूद हैं। जो तालिबान का जो झंडा है सफ़ेद रंग का वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। जो बात आपने ख्वातीन के हवाले से की, तो ख्वातीन भी यहाँ पर सड़कों पर देखी जा सकती हैं, ख्वातीन बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन तालिबान की तरफ से जो हिदायत की गई है इस्लामी इक़्तिदार के अंदर रहने वाली, वो ख्वातीन उसको फॉलो कर रही हैं और वो पर्दे के साथ या बुरके के साथ सड़कों पर नज़र आती हैं। माजी में ऐसा नहीं था। अब दूसरी जो बात आपने खौफ के हवाले से की या फियर के हवाले से की, तो यहाँ पर बज़ाहिर तो फियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तालिबान ज़ाहिर है किसी वर्दी के बगैर हैं, तो लोगों के जहन में कोई ऐसी बात हो तो शायद हो, लेकिन अभी बज़ाहिर जो मामूलात ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए, क्योंकि जो ट्रांजिशन है वो अपनी तरफ जा रही है। जब ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाएगी तो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या लोगों के जो खदशात हैं शायद उस वक्त ख़त्म हो जाएँ। फ़िलहाल यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो तालिबान ने संभाली हुई है और मामूलात जो हैं वो अभी आगाज़ हुआ है। जो ही इनकी बाकायदा गवर्नमेंट का और उनके ओहदों का ऐलान हो जाएगा तो शायद उस वक्त लोगों के अंदर अगर किसी किस्म के खदशात हैं तो वो चले जाएंगे। सियासी सतह पर तो हुकूमत का ऐलान हो, मगर क्या दफ्तरों में लोगों ने जाना शुरू किया है ताकि हुकूमत चले, कार्य सरकार चले, या फिर अभी भी आम माफी के ऐलान के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं दफ्तरों में? जी, तालिबान की तरफ से आम माफ़ी का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आए। जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर भी जो मुकम्मल तौर पर कारोबार नहीं खुले, लेकिन छोटे जो कारोबार हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं लोगों की, वो मिल रही हैं। तो कोई ये की जा रही है कि जब हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाएगी, जब अफ़गानिस्तान के नए सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा, तो तब मामलात आगे बढ़ जाएंगे।
बहुत शुक्रिया, आपने दोनों से राय सुनी। मंसूर अहमद खान साहब, सफ़ीर बराए अफगानिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं, काबुल से में ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। साहब ये बताइएगा कि आपकी ज़ाहिर मुलाकातें हुई हैं सियासी लीडरशिप से, अब्दुल्ला साहब से, हामिद करज़ई से, तालिबान की लीडरशिप से, जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि कोई एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाएगी जिसकी वजह से जो खाना जंगी के ख़तरात हैं वो ना हो? जी देखिए, चूंकि पीस प्रोसेस में ये बहुत अरसे से गुज़िश्ता 2 साल से एंगेजमेंट चल रही थी, तो इसमें बुनियादी नुक्ता इस पीस प्रोसेस में सारी एंगेजमेंट में ये था कि दोनों अफगान साइड्स के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी जोर था कि एक सियासी मुफाहमत के ज़रिए एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही एक देरपा अमन ला सकती है अफ़गानिस्तान में। कोई एक ग्रुप अपने ज़ोर पे शायद अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हुकूमत इस्टेब्लिश करता है तो वो देरपा नहीं होगी। अब चूँकि एक नई सिचुएशन पैदा हुई है, पिछली हुकूमत जा चुकी है और अब एक सूरत हाल है जिसमें ये कोशिशें जारी हैं, मुज़ाकरात हुए हैं अफ़गान तालिबान के भी और इनके अफ़गान लीडर्स के साथ, जैसे हामिद करज़ई साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, गुलबदीन हिकमत यार हैं। तो उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, मेरी भी दोनों साइडों से एक्चुअली बातचीत हुई है, तो जो मुझे इससे पता ये चला है, फीडबैक ये मिली है कि दोनों साइडें पुरुम्मीद हैं कि इस ऑब्जेक्टिव की तरफ आइंदा दिनों में, हफ्तों में बढ़ा जा सकता है। तो हमारी उम्मीद है कि इस किस्म की इंक्लूसिव सेटलमेंट की तरफ दोनों साइडें बढ़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये एक मुश्किल अमल होगा आगे, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स अमल होगा, जो अगले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में आप देखेंगे। और मुश्किल जब आप कहते हैं तो वो क्यों होगा? कि तालिबान ने फतह किया है, उनकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुश्किल होगा? नहीं, इसमें मुश्किल की वजह यह है कि चूंकि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एथनिक डायमेंशंस हैं अफ़गानिस्तान की, इसमें तालिबान हैं जो कि अपने आप को पश्तून्स का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसके अलावा नॉन पश्तून ग्रुप्स भी हैं, और फिर जब सियासी मुफाहमत के ज़रिए एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ आते हैं तो किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दोनों साइडों के नज़रियात उसमें मुख्तलिफ हैं, ह्यूमन राइट्स की जो डायमेंशंस हैं वो भी एड्रेस होनी है। तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों और इंक्लूसिविटी का भी एलिमेंट एड्रेस होना है, तो इन सब चीज़ों को इन तमाम क़ुव्वतों को एक नुक्ते पर यकजा करना, उसमें जो है मेरा ख्याल है उसकी वजह से मैं इसको कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है काफी। और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का सोल्यूशन उसी सूरत में निकल सकता है जब ज़ाहिर फ्लेक्सिबिलिटी हो, और फ्लेक्सिबिलिटी उस सूरत में हो सकती है जब ज़रूरत का एहसास हो। आपको लगता है तालिबान को इस ज़रूरत का एहसास है कि दुनिया हमें कबूल करे, इमदाद मिलेगी तो मुल्क भी चला पाएंगे, दुनिया का कबूल करना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? देखें, गुज़िश्ता 2 साल से जो तालिबान के साथ पीस प्रोसेस में बातचीत जारी है, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ एंगेज्ड है। ख़ास तौर पे एक्सटेंडेड ट्रोइका के 4 कंट्रीज़ बहुत कुलीदी किरदार अदा करते रहे हैं, यूएस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एस्पिरेशंस हैं वो वाज़ेह हैं तालिबान के ऊपर कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट जो कि रूल ऑफ लॉ का एलिमेंट भी शामिल हो, जिसमें ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स की रिस्पेक्ट भी शामिल हो, वही इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल होगी और जो अफ़गानिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक भी हो। अब गो के तालिबान गुज़िश्ता हुकूमत जा चुकी है, तालिबान इस गुज़िश्ता 5-6 दिनों में आके कंट्रोल संभाल चुके हैं। अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता किसी हुकूमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर उनका कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाकों पर। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये एहसास है कि 1990s में जिस तरह की एक एक्सक्लूसिव हुकूमत उन्होंने कायम की थी, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को खदशात पैदा हुए। अब वो हमारा अंदाज़ा ये है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये समझती है कि अब अगर देरपा अमन की तरफ अफ़गानिस्तान में जाना है तो उनको इंक्लूसिविटी का ख्याल रखना होगा, उनको ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा, रूल ऑफ लॉ का ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू आपने देखी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, फ़राम मामला इस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद।
13 और 14 अगस्त के रोज लाहौर में खवातीन के साथ बदतमीजी और हिरासानी के मजीद वाक़यात सामने आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ ज्यादती, उन पर तशद्दुद और बरहना करने के केस के हवाले से तहकीकात जारी हैं, जहां आज उनकी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत ने आज इस हवाले से गफलत बरतने पर आला पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया है, लेकिन दूसरी जानिब आज लाहौर में ही खवातीन को हिरासा करने की मजीद वीडियो सामने आई हैं। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो नजर पर आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 14 अगस्त को ही एक नौजवान ट्रैफिक में फंसे रिक्शे में सवार खातून को हिरासा करता है। कैसे ये आदमी ट्रैफिक से भरी सड़क पर एक खातून के साथ बदतमीजी करता है और बाआसानी वहां से चला जाता है, जबकि इर्द गिर्द के लोग इस पूरे वाक़े के दौरान तमाशाई बने रहते हैं। कोई भी शख्स कोई एक्शन नहीं लेता, बल्कि अपने मोबाइल से वीडियो बनाते और तबसरा करते नजर आ रहे हैं। अब ना तो खातून के कपड़ों को इल्ज़ाम दिया जा सकता है, ना उनके अकेले होने को, और ना ही 400 अफराद में आकर टिकटॉक वीडियो बनाने को इल्ज़ाम दिया जा सकता है। एक खातून एक और खातून और बच्चे के साथ रिक्शे में बैठी हैं, मगर उनके साथ ये सब किया गया। और वो लोग जो हर बात पर मर्दों का ये कहकर दिफा करते हैं कि तमाम मर्द ऐसे नहीं होते, या ये दावा करते हैं कि हमारे मुआशरे में खवातीन का एहतराम दीगर मुआशरों से ज़्यादा है, वो बताएं कि अगर मर्दों की अक्सरियत ऐसी नहीं होती तो क्या एक मर्द की इतने मर्दों के बीच में रिक्शे में जाकर सबके सामने ये घिनौनी हरकत करने की हिम्मत होती? 400 मर्दों की अक्सरियत अगर ऐसी ना होती तो क्या अकलियत की मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ ज्यादती करने की हिम्मत होती? जबकि मीनार पाकिस्तान पर इसी 14 अगस्त को एक और खातून के साथ होने वाली बदतमीजी की भी एक वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक खातून को हिरासा करने वाले शख्स को डंडे से वो भगा रही हैं। इस वाक़े को देखिए और सोचिए कि अक्सर मर्द ऐसे नहीं होते और हमारे मुआशरे में खवातीन का एहतराम ज़्यादा होता, जैसा कि दावा किया गया है, तो खातून अपना इस तरह दिफा कर रही होती या उनके साथ ये करने की किसी की हिम्मत ही ना होती। रिक्शे में सवार खातून को हिरासा करने के वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब ने CCPO लाहौर से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुजरिम को शनाख्त करके गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। एक तरफ लाहौर में खवातीन को हिरासा करने के जहां नए वाक़यात सामने आ रहे हैं या उनकी वीडियो सामने आ रही हैं, वहीं चंद रोज़ पहले मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ ज्यादती, तशद्दुद और हिरासानी के वाक़े से मुतालिक भी पुलिस 400 नामजद अफराद में से अब तक 24 अफराद को ही गिरफ्तार कर सकी है। लाहौर वाक़े से मुतालिक पुलिस की गफलत पर आज वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में आला सतह का इजलास भी हुआ और इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को केस के हवाले से इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को इसी ग्रेटर इकबाल पार्क में तशद्दुद, तोड़फोड़ और इश्तियाल अंगेजी के 2 वाक़यात हुए थे। पहला वाक़या 11:15 बजे हुआ, जिसमें कई मुश्तइल अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक इस रात मुश्तइल हुजूम पार्क के गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया, जिसमें कई अफराद मीनार पर भी चढ़ गए। तफसीलात के मुताबिक हुजूम को मीनार पाकिस्तान से बाहर धकेल दिया गया, लेकिन फिर रात को 2 बजे पार्क के बाहर दोबारा हंगामाराई की गई। इस दौरान हुजूम ने वॉक थ्रू गेट्स, CCTV कैमरे और पार्क की लाइट्स तोड़ दी, जबकि इस तोड़ फोड़ में एक मोटरसाइकिल और कैबिन को भी आग लगा दी। उस रात 5000 अफराद के खिलाफ फसाद फैलाने के इल्जाम में FIR भी दर्ज की गई, जिसमें तोड़ फोड़ और आग लगाने की दफात शामिल की गई। जराये के मुताबिक आज वजीर आला के बुलाए गए इजलास में बताया गया कि उस रात को भी पार्क में हजारों अफराद मौजूद थे, लेकिन आला हुकाम को इतने बड़े वाक़े का बताया ही नहीं गया था। और 13 अगस्त की रात को होने वाले इस वाक़े के बावजूद 14 अगस्त के रोज़ पार्क की सिक्योरिटी के हवाले से कोई सिक्योरिटी प्लान ही नहीं बनाया गया था और फिर अगले रोज़ मीनार पाकिस्तान पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 14 अगस्त को सिक्योरिटी प्लान में गफलत पर वज़ीर आला पंजाब ने एक इंक्वायरी कमेटी का भी हुक्म दिया था, जो 22 अगस्त यानी 2 दिन बाद आनी है, लेकिन हतमी रिपोर्ट आने से पहले ही वज़ीर आला ने आज पुलिस की गफलत पर एक्शन लेते हुए DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन को OSD कर दिया, जिसके लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। जबकि इजलास में मुतल्लिका DSP, SSP और SP और SHO को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, तहकीकाती रिपोर्ट आने में भी 2 दिन बाकी हैं, मगर उससे पहले ही वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। क्या ऐसी मामला सामने आए हैं जिसकी वजह से सख्त एक्शन लिया गया और कहाँ तक ये रिपोर्ट तहकीकात पहुँची? जी शाहज़ेब साहब, आपने सही कहा कि जो रिपोर्ट थी वो IG ने जो जामिया रिपोर्ट मांगी थी वो 22 तारीख तक मांगी थी और उसका एडिशनल IG राव सरदार जो हैं उसके हेड थे। लेकिन जो कल मीटिंग हुई थी सेफ सिटी में, तो वज़ीर आला ने कहा था मुझे इब्तदाई रिपोर्ट 24 घंटे में चाहिए और उसके लिए इजलास उन्होंने कल ही रखा था। लेकिन जब इजलास में एक नई चीज़ सामने आई तो उस पर वज़ीर आला को गुस्सा आया कि उसमें ये चीज़ सामने आई कि 13 तारीख की रात को एक वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे, क्योंकि मुहर्रम के एहतराम की वजह से जो PH है उन्होंने आतिशबाजी नहीं की, तो लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। क्योंकि जो कोरोना है 10 बजे पार्क बंद हो जाते हैं, तो लोगों ने वहाँ उसको दरवाज़े को तोड़ा, अंदर चले गए, हत्ता कि वो एरिया जहाँ पर मीनार पाकिस्तान नहीं जाने थे वहाँ गए और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। 15 पे कॉल हुई
DSP और SHO आए और उन्होंने आके सारों लोगों का हजूम को बाहर निकाला। लेकिन इसी हजूम ने रात 2 बजे फिर हल्ला बोल दिया। वहाँ कैबन को आग लगाई, जो लेडी कैबन थी, और उसके बाद एक गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड उस पर तशद्दुद किया, उसकी मोटर बाइक को आग लगाई। ये मामला आला हुकाम तक पहुँचाया ही नहीं गया। तो उस वक्त वो जब उनके प्रीमियर जो इब्तदाई उनको रिपोर्ट दी थी, उसमें जिन अफसरान को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया था उनको फौरी तौर पर उन्होंने उतार दिया। और उन्होंने उनकी सिर्फ वजह ये बताई कि उन्होंने कहा जी आप लोगों ने एक तो 13 तारीख का वाक़या हमें बताया नहीं, ऊपर जब 13 को ऐसा वाक़या हुआ और अगले दिन हज़ारों लोग फिर आने थे 14 अगस्त को, तो कोई सिक्योरिटी प्लान तरतीब नहीं दिया, कोई वहाँ लोग अंदर नहीं थे, कोई पुलिस एहलकार अंदर नहीं थे। अगर वहाँ पुलिस एहलकार 100 भी अंदर होते ना यूनिफॉर्म में तो कुछ नहीं होना था। तो उसकी वजह यह है कि आप देखें जो दूसरा वाक़या वहाँ हुआ और जब वो लड़की लाठी लेकर सबके पीछे भागी तो किसी ने कहा पुलिस वाला आया है, पुलिस आ गई है। एक कांस्टेबल यूनिफॉर्म में और 150 लड़का वहाँ से भाग गया। तो इसमें तो क्योंकि ये वाक़या प्रेमिसेस में हुआ तो इसमें पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की नाकामी है। और मैंने तो पहली बार देखा है कि किसी हाई ऑफिशल्स को इन्होंने हटाया अहदों से और उनको मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। वरना तो ये जो होते हैं ना पुलिस में चंद परिंद जिन्हें कहते हैं ASI, सब इंस्पेक्टर, इनको हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक और नया वाक़या है, मोटर बाइक जो मोटरसाइकिल रिक्शा है उस पर लड़कों ने बदतमीज़ी की। उस पर पुलिस ने IG ने हुक्म किया उसको प्रोव कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पर अब हर जगह तो पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। तो लेकिन जो वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क है वो एक प्रेमिसेस में है, तो प्रेमिसेस में इनको सिक्योरिटी प्लान देना चाहिए। देखें जैसे इन्होंने सिक्योरिटी प्लान आशूरा पे दिया, सिक्योरिटी प्लान किसी जलसे पे होता है, इसी तरह इन्हें चाहिए था कि ये 14 अगस्त है और 13 तारीख की रात को एक बड़ा वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क में हो चुका है। तो इन्होंने उस वाक़े को तनाजुर में रखते हुए अगले दिन भी कोई सद्जवाब नहीं किया। इसलिए CM ने फौरी तौर पर जो ये एक्शन लिया उसको करते हुए उनको हटाया। और जो अभी 22 तारीख को जामिया रिपोर्ट आएगी उसके बाद मज़ीद कोई क्या एक्शन लेना वो अभी मज़ीद एक्शन और सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। हमें अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि मुल्क में किसी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती या हिरासानी का कोई वाक़या हुआ हो और उस वाक़े की मजम्मत के बजाय उसी खातून के किरदार पर सवाल उठा दिए गए हों। खुद उन्हीं को विक्टिम ब्लेमिंग और इल्ज़ाम तराशी का सामना हो, जो मुतासरा खातून के केस को कमज़ोर करता है। उन्हें ही जुर्म का मुर्तकिब ठहराते हुए मजलूम के बजाय मुल्जिम बनाकर पेश कर देता है, जिसकी वजह से कई ख़वातीन ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करती, उनकी शिकायत नहीं करती, रेप जैसे जराइम का शिकार होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं करती। मुआशरा उनके किरदार पर ही सवाल उठा देता है। पुलिस और फिर अदालत में वकला उनके किरदार पर सवाल उठा देते हैं। यहाँ तक कि जजेस भी उनके खिलाफ होने वाली ज़्यादती के जुर्म का फैसला देने के बजाय उनके किरदार पर तबसरा करते हैं। इसी रवैये के खात्मे के लिए रवां साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तारीखी फैसला सुनाया, जिसमें रेप केसेस में विक्टिम ब्लेमिंग और मुतासरा खातून की किरदार कुशी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तारीखी फैसले में लिखा कि ज़्यादती के केसेस की तफ्तीश करते वक्त खातून का किरदार ज़ेरे बहस नहीं आना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बेशक मुतासरा खातून के किसी शख्स से माजी में जिनसी ताल्लुकात रहे हों, ये बात अहम नहीं है। अहम बात यह है कि क्या मुल्जिम ने मुतासरा खातून से रेप किया या नहीं। अगर मुतासरा खातून पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो चुकी हो तो इसके बावजूद किसी शख्स को यह इख्तियार नहीं है कि वो उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाए। रेप केस के क्रिमिनल ट्रायल में मुल्जिम का ट्रायल होना चाहिए, ना कि मुतासरा खातून का ट्रायल किया जाए। जिसमें मंसूर अली शाह ने लिखा कि अब अदालतों को मुतासरा खवातीन के लिए सेक्स की आदी या फिर कमज़ोर किरदार की औरत और नॉन वर्जिन जैसे नामुनासिब लफ्ज़ों का चुनाव भी ख़त्म कर देना चाहिए। ये अल्फाज उन खवातीन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए जो खुद से ज़्यादती साबित न कर सकें। फैसले में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि ज़्यादती की शिकायत लेकर जब कोई खातून पुलिस के पास आती है तो पुलिस पहले से उसके किरदार के मुतालिक सवालात पूछना शुरू कर देती है, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मुआशरे में मौजूद सोच और रवैयों को तब्दील करने पर जोर दिया था। उम्मीद है हमारे मुआशरे के ये रवैये बदलेंगे जो हर एक वाक़े के साथ मज़ीद बेनकाब हो रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। जहांगीर तरीन ग्रुप कुछ अर्सा पहले तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा मसला बना हुआ था, लेकिन अब इस ग्रुप के लिए मसाइल खड़े होना शुरू हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में इस ग्रुप के अराकीन हुकूमत के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ये अराकीन काम कर रहे थे, लेकिन अब हुकूमत इस ग्रुप के अराकीन को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान से आज तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी ने मुलाकात की है। खुर्रम लगारी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की और ज़राए का कहना है कि फयाज चौहान क़यादत की जानिब से सौंपे गए मिशन के तहत तरीन ग्रुप के अराकीन से मुलाकात कर रहे हैं। फयाज चौहान ने खुर्रम लगारी के अलावा तरीन ग्रुप के अब्दुल हई दस्ती से भी रब्ता किया है। अब्दुल हई दस्ती इस वक्त
वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए ज़राअत भी हैं और कुछ दिन पहले मीडिया पर आकर ये दोनों रहनुमा ही जहांगीर तरीन का भरपूर दिफा कर रहे थे और पंजाब हुकूमत पर भरपूर तनकीद कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक अब तरीन ग्रुप के अराकीन को राब्तों के जरिए पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाएगा। उन अराकीन के इलाकाई मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल भी किया जाएगा। इसके अलावा फयाज चौहान तरीन ग्रुप के दीगर अराकीन से भी मरहलावार राब्ता और मुलाकात करेंगे। हुकूमत की जानिब से तरीन ग्रुप के अराकीन से राब्तों का सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले हुकूमत रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान को इस ग्रुप से अलहदा करने में कामयाब हो चुकी है। नज़ीर चौहान मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़े और इंतहाई काबिल मजम्मत बयान देने के बाद मुश्किल में आ गए थे। पुलिस और FIA ने उनके खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने शहजाद अकबर से तहरीरी माफ़ी मांगी और रिहाई के बाद तरीन ग्रुप से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है। जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया, अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा। तो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्ज़ों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के 4 तेज थे, वो कम अज़ कम सामने आ गए। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर मानना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। तो मैं तो मिसाल हूँ सबके लिए कि अगर तरीन साहब मेरे साथ नहीं खड़े हुए जिनके लिए मैं लड़ा तो ये तो बेचारे मसला ही कोई नहीं इनका। इसके बाद तरीन ग्रुप में शामिल वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर ओन चौधरी से इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी पर अराकीन असेंबली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग का इल्ज़ाम था। 6 अगस्त को उन्हें ऐवान वज़ीर आला बुलवाया गया, जहाँ उनकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। उसकी मुलाकात में उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया। इस हवाले से ओन चौधरी ने भी तस्दीक करते हुए बताया था कि मुझे वज़ीर आला ऑफिस बुलवाकर तरीन ग्रुप से अलहदा होने का कहा गया। तरीन ग्रुप से अलहदगी से इनकार पर मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। ओन चौधरी से इस्तीफ़ा लिए जाने के बाद तरीन ग्रुप के रुकने कौमी असेंबली राजा रियाज का कहना था कि हमसे इस्तीफे तलब किए गए तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ेंगे, दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। मगर इसके जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ओन चौधरी और राजा रियाज अपनी हैसियत से ज़्यादा बात कर रहे हैं। राजा रियाज इस्तीफा देकर आज़ाद इलेक्शन लड़कर देख लें और उसके बाद अब मजीद अराकीन से मुलाकातें फयाजुल हसन चौहान कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर साहब तुज़्ज़ा सुहेल भाई साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब तेज़ी से राब्ते हो रहे हैं, क्या समझा जाए कि बजट गुजर गया और उसके बाद हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म हो गई, तरीन ग्रुप की मुश्किलात शुरू हो गई और हुकूमत तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक तो तय है कि ये इस ग्रुप की ओवरऑल यानी तरीन साहब की और इमरान खान की जो सुलह है, इसके इम्कानात बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब एक स्टांस ले चुके हैं तरीन साहब के ख़िलाफ़ और ये बार बार कह चुके हैं, बल्कि इस ग्रुप की मीटिंग में भी कह चुके हैं कि तरीन साहब ने गड़बड़ तो की थी और इस ग्रुप ने वजाहत भी की थी। और इस ग्रुप को ये भी यकीन है कि बहुत से लोगों को आइंदा टिकट भी नहीं मिलनी, इसलिए सब या ये चाहते हैं कि वो सुलह कर लें या फिर वो अगले किसी ठिकाने की तलाश में हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ से उन्हें उम्मीद नहीं है ज़्यादा, या कि वो सुलह कर लें, तरीन ग्रुप को छोड़ के वापस आ जाएं, या फिर इस बात का इम्कान कि वो अगला कोई ठिकाना तलाश करें, इसके इंतज़ार में है। मगर तरीन साहब के साथ अगर वो रहें तो आपको लगता है तरीन साहब फाइट बैक कर सकते हैं? सियासी तौर पर इनको नज़र आ रहा होगा, या अब ये पूरा ग्रुप हुकूमत के ही रहमो करम पर है और अगर ग्रुप टूट गया तो फिर जहांगीर तरीन साहब का बहुत मुश्किल टाइम आएगा? मेरा ख्याल है अकेले तरीन साहब तो कुछ नहीं कर सकते। तरीन साहब इस इंतज़ार में है कि इस हुकूमत का जो हनीमून है विद एस्टेब्लिशमेंट वो ख़त्म होगा और उनका अंदाज़ा है कि सितंबर अक्टूबर के बाद ये हनीमून ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक नया ग्रुप विदन PTI बनेगा जो उनके साथ मिलेगा। तो वो इस उम्मीद में है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिले तो उनका ग्रुप भी खड़ा हो जाएगा और उसको भी अगले इलेक्शन तक कोई सहारा मिल जाएगा। मगर अपोजिशन भी यही उम्मीद करती थी कि इदारों के साथ ताल्लुकात हुकूमत के ख़राब होंगे, मगर ताल्लुकात अच्छे ही हैं। आपको लगता है ऐसे कोई भी निशानी नज़र आती है कि सितंबर तक कोई ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे या मामलात अच्छे ही चलेंगे हुकूमत के? देखिए, इस चीज़ का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। ये बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन से पहले डेफिनेटली एक नया सेटअप की तैयारी होगी। इस सेटअप को अगले 5 साल चलाना बहुत से लोगों के ख्याल में मुमकिन नहीं लग रहा, तो इसलिए अगले सेटअप को चलाने के लिए जो भी तब्दीलियां होंगी, नया सेटअप बनाने के लिए, उसमें एक नई ग्रुपिंग का भी इम्कान है कि जिसमें PTI से भी एक ग्रुप टूट के अलग होगा और शायद तरीन साहब की उम्मीद वो ग्रुप है कि जब वो टूटेगा और फिर तरीन साहब भी उसके साथ हाथ मिलाएंगे और अगले इलेक्शन में जाएंगे।
बहुत शुक्रिया सुहेल राय साहब का सियासी तज्जिया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वही हुआ जिसका डर था और जिसकी तस्हीह के लिए हम बार बार हुकूमत को बताते आए हैं, मगर हुकूमत अपनी गलतियां फिर भी बार बार दोहराकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान अलग कर रही है और आवाम की जेब पर बोझ अलग डाल रही है और अब मजीद पड़ने वाला है। आज PSO ने सितंबर के लिए LNG का टेंडर खोला है और एक दफ़ा फिर गलती को दोहराते हुए एक माह से भी कम यानी 26 दिन पहले टेंडर किया है और एक दफ़ा फिर तारीख के बुलंद तरीन रेट्स मिले हैं। 16 सितंबर की विंडो के लिए 34.6% यानी तकरीबन $25 और 26 सितंबर के लिए 24.5% यानी तकरीबन $18 का रेट मिला है। हमने PSO की इंतजामिया से राब्ता किया और पूछा कि क्या आप इन बिड्स को कबूल करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने बोर्ड के पास इन बिड्स को लेकर जाएंगे और उनके सामने डिमांड सप्लाई की सूरत हाल रखेंगे और उसके मुताबिक ही बोर्ड फैसला करेगा। इस वक्त इस हवाले से बात करना कबल-अज़ वक्त होगा। हम एक दफ़ा फिर नाजरीन को बता दें कि डिमांड सप्लाई की सूरत हाल को देखते हुए कोई एक टेंडर आखिर में करने में हर्ज नहीं है, मगर यह गलती बार बार दोहराई जा रही है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में बार बार की गई है और अरबों रुपए ज़ाया किए गए हैं। गुज़िश्ता बरस भी बार बार की गई ये गलतियां और अरबों रुपए का नुकसान किया गया और जो हक़ाइक़ हमने अपने प्रोग्राम में रखे उसकी तस्दीक अब ऑडिटर जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में कर दी है। अब सूरत हाल ये है कि देर करने की वजह से अगर बिड्स कबूल की तो मुल्क का नुकसान होगा और बिड्स मुस्तरद करके फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की तो भी मुल्क का नुकसान होगा। 3 से 4 माह पहले LNG 10% के रेट पर मिल रही थी, अब 34% के रेट पर मिल रही है, मगर PLL ने यही LNG जुलाई में जाकर $15.5 की खरीदी यानी तकरीबन 20 से 22% के रेट पर खरीदी और PSO को 34% यानी $25 तक का रेट मिला है। और सितंबर के सिर्फ इन 2 टेंडर्स को अगर PSO का बोर्ड मंजूर करता है और उनका गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना किया जाए तो मुल्क को सिर्फ इन 2 टेंडर्स में $85 मिलियन या 14 अरब रुपए का इजाफी नुकसान हो सकता है और अगर 4 माह पहले की कीमतों से मवाजना किया जाए तो तकरीबन $100 मिलियन या 16.5 अरब रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे, जबकि PLL के 4 कार्गोज का तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना किया जाए तो $80 मिलियन या 13 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे और इसका मवाजना चंद माह पहले की कीमत से करें तो $110 मिलियन या 18 अरब रुपए का नुकसान होगा। ये वही मुआहदे हैं जिनसे गुज़िश्ता बरस हुकूमत बार बार मवाजना करती थी और कहती थी कि हम इन मुआहदों में फंस गए हैं और आवाम को अब इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, महंगी LNG की सूरत में भी और फिर बिजली कीमतों में इजाफे की सूरत में भी। क्योंकि जुलाई के महीने में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बिजली पैदा की, मगर उसमें 2 बातें अहम नज़र आती हैं। देर से महंगी LNG खरीदी और ज़रूरत से कम खरीदी, जिससे मुल्क का नुकसान अलग हुआ। आवाम को अपनी जेब से नुकसान अलग भरना पड़ेगा। कैसे, ये आपके सामने रखते हैं। जुलाई के महीने में देर से महंगी LNG खरीदने की वजह से फ़ी यूनिट बिजली पैदा करने की कीमत में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 76% का इजाफा देखा गया है और ये ₹6.90 फ़ी यूनिट से बढ़कर ₹12.10 पर पहुंच गई है। अब ये इजाफी कीमत आवाम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में अदा करेगी, मगर नाअहली यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। हुकूमत ने देर से LNG ऑर्डर की और ज़रूरत से कम ऑर्डर की, इसलिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी पड़ी, जिससे इस साल जुलाई में फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने में 87.5% का इजाफा हुआ है। जुलाई के महीने में फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने का हिस्सा गुज़िश्ता बरस के 5.8% से बढ़कर 10.3% पर पहुंच गया और ये 10% बिजली आवाम को ₹17.10 फ़ी यूनिट की पड़ेगी। ₹17.10 फ़ी यूनिट की पड़ेगी, यानी महंगी कीमत पर। देर से LNG लाने के बावजूद अगर फिर भी ज़रूरत के मुताबिक LNG ले आते तो ₹17.10 की जगह ₹12.10 की बिजली पैदा कर लेते और मुल्क और आवाम के अरबों रुपए फिर भी बचा लेते। हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा LNG के प्लांट्स लगा दिए, मगर इन प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल करने की बजाय फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके मुल्क और आवाम का अरबों रुपए का नुकसान अलग कर रही है। हर तरफ नाअहली नज़र आ रही है। LNG वक्त पर ऑर्डर ना करके महंगी खरीदना और महंगी की ज़रूरत के मुताबिक ना खरीदना और फिर फर्नेस ऑयल से 10% से ज़्यादा महंगी बिजली पैदा करना, हाई स्पीड डीजल से ₹19.30 फ़ी यूनिट में बिजली पैदा करना। वज़ीर आज़म हमाद अज़हर साहब से पूछें कि नुकसान मुल्क और आवाम का हो रहा है, मगर उनकी हुकूमत के 3 सालों में ये सब कुछ बार बार करके फ़ायदा किसका हो रहा है। पाकिस्तान में 2019 में फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी थी, खुद वज़ीर आज़म ने लगा दी थी क्योंकि LNG के प्लांट्स मौजूद थे, मगर वो भी अब दरामद किया जा रहा है और वो भी देर से महंगा दरामद हो रहा है, तो ज़र मुबादला अलग ज़ाया हो रहा है। और हमाद अज़हर ने जून में कहा था कि आइंदा फर्नेस ऑयल से कम बिजली पैदा होगी, मगर ज़्यादा हो रही है। उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत से मुवाजना करते हुए बताया था कि इस हुकूमत में फर्नेस ऑयल से कम बिजली पैदा हो रही है और आइंदा और कम होगी। 2018-19 हमारा पहला साल 7.59%, 2019-20 हमारा दूसरा साल 3.53% और अब 2020-21 4.4% फ़िलहाल चल रहा है और अगले साल हम इसे मज़ीद कम कर देंगे, इससे भी कम कर देंगे।
हम मुसलसल 3 साल से हुकूमत की तरफ से कभी तेल और कभी LNG की बदइंतजामी और अरबों रुपए के कौमी खजाने को नुकसान का मामला आवाम के सामने रखते आए हैं। 122 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत 2.5 साल में सिर्फ LNG में कर चुकी थी। 35 अरब रुपए से जायद का नुकसान इस साल कर चुकी है। फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने का नुकसान अलग है, और अगर PSO ने सितंबर की बिड्स कबूल की तो 16.5 अरब रुपए का मजीद नुकसान हो जाएगा, और बिड्स कबूल ना की तो फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने का नुकसान बहरहाल होगा। मगर हुकूमत ने पिछले साल गलती मानी, ना इस साल मानने को तैयार है, और गलती ना मानने का नतीजा यह है कि हुकूमत बार बार वही गलतियां दोहरा रही है और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। और जब हमने गुज़िश्ता बरस भी सवाल उठाया तो हुकूमत ने हमारे खिलाफ ही भरपूर मुहिम शुरू कर दी थी, मगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने हुकूमत की तरफ से LNG की खरीदारी में ताखीर और मुल्क को अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ गैस बहरान पैदा करने की हमारी तहकीक और प्रोग्राम में उठाए गए सवालात की तस्दीक कर दी थी, और बताया कि सिर्फ दिसंबर 2020 के लिए ताखीर से टेंडर करने की वजह से 7.7 अरब रुपए का नुकसान किया गया। इसी तरह अगस्त और सितंबर के लिए ताखीर से टेंडर करने की वजह से 1.65 अरब रुपए का नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जनवरी के लिए ताखीर से टेंडर करके 1.3 अरब रुपए का नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इंतजामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनजर नहीं रखा, और साथ साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नजर रखने में भी नाकाम हुई। कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से LNG टेंडर किए गए, और इसी वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। इसके अलावा ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि टर्मिनल्स को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से 11.3 अरब रुपए इजाफी अदा किए गए। ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जो हम गुज़िश्ता बरस बार बार आपके सामने रख रहे थे, 2020 में बार बार आपके सामने रखे। ऑडिटर जनरल ने इन बातों की तस्दीक कर दी है, मगर 2021 में वही गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं। क्या हुकूमत एक और रिपोर्ट ही का इंतजार कर रही है? वज़ीर आज़म को इस हवाले से एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमने हमाद साहब को आज भी बुलाया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस हवाले से ज़ाहिर जब हुकूमत आई, LNG के हवाले से मुतादिद केसेस किए गए, तो PLL जो कि ये बिडिंग का सारा मामला करता है, टेंडर्स करता है, उसके साबिक MD अदनान गिलानी, जिन पर भी केस कर दिया गया था, उनका नाम ही सील में डाल दिया गया था, वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया है और अब क्राइसिस भुगतना पड़ेगा। 3 साल में ये मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं किया, कोई पाइपलाइन नहीं बनाई, कोई टर्मिनल नहीं बनाए। वही वक्त जो हमने देखे थे 2015 से पहले, अगले साल से आपको आ जाएगी, क्योंकि हमारी गैस फिर से ख़त्म हो रही है। जो प्लान्स हमने बनाए थे वो कोई फुलफिल नहीं हुए। आपने खुद बड़े शोज़ किए हुए हैं, प्रोक्योरमेंट में कितने नुकसान हुए हैं। दुनिया की सस्ती तरीन गैस मिल रही थी, हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपने मुल्क को एनर्जाइज कर सकते थे अगले 5 साल के लिए, इंडस्ट्री को लोएस्ट कॉस्ट गैस दे सकते थे, और अब हम वो भुगतेंगे इस विंटर से शुरू। मेरा भी प्रेडिक्शन है। गर्मियों में एक बहुत बुरी सूरत हाल का इस वक्त मुल्क को सामना है। गुज़िश्ता सर्दियों में क्राइसिस देखा गया था, 2018 की सर्दियों में क्राइसिस अलग देखा गया था। इस हुकूमत में 3 क्राइसिस LNG के आ चुके हैं, एक ऑयल का क्राइसिस आ चुका है, मगर हुकूमत बार बार गलतियां दोहराती है, रिपोर्ट बनाती है, अमल दरामद नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म मुशीर बदल देते हैं, जो कि नदीम बाबर की सूरत में नज़र आया, वज़ीर बदल देते हैं, जो कि उमर अयूब साहब की सूरत में नज़र आया, मगर फैसले वापस रिपीट होते हैं और वापस गलतियों के नतीजे में पाकिस्तान का अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।